नमस्कार साथियों, महेश तनेजा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है वीडियो नंबर 5 में। और हम बात कर रहे हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी पाषाण काल के संदर्भ में, और पाषाण काल की जानकारियों के बाद इस संदर्भ तक पहुंचने को हम एक बार देख लेते हैं विकास क्रम की दृष्टि से। पाषाण काल के बाद मनुष्य ने पहली बार धातु का उपयोग किया, और वो धातु जो थी वो थी ताम्र। भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्र का उपयोग हुआ, तांबे का उपयोग हुआ। और काफी लोग बात करते हैं कि तांबे का ही उपयोग क्यों हुआ। तो तांबा जो है वो लचीली धातु के रूप में है। अयस्क से तांबा प्राप्त करना, इतना टेम्परेचर डेवलप करना कि तांबा प्राप्त करना आसान था, लोहा प्राप्त करना कहीं मुश्किल है। तो सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया गया। इस तांबे के इस्तेमाल के साथ ही मनुष्य ने पत्थर के उपयोग को भी जारी रखा, और इन दोनों के संयोग से जो उपकरण बनाए गए, अर्थात दोनों के उपयोग को एक साथ देखें यदि हम, तो उस काल को हम ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस ताम्र पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में मुख्य 3 क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध हुए। आपको बताएं हम, राजस्थान में आहड़ संस्कृति ताम्रपाषाण एक मुख्य केंद्र है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कायथा और मालवा संस्कृति, और इसी तरह से महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। ये सभी जो 3 संस्कृतियां, 4 संस्कृतियां, क्योंकि एक ही स्थान पर आगे पीछे डेवलप हुई हैं, तो ये जो संस्कृतियां डेवलप हुई, इनमें जो उपकरण हमें प्राप्त होते हैं वो मुख्य रूप से तांबे के और समकालीन पाषाण के मिलते हैं। इस वजह से हम ताम्र पाषाण काल से इन्हें अभिहित करते हैं, इनका नाम लेते हैं। अब तांबे के उपयोग के साथ मनुष्य थोड़ा सा और इंटेलिजेंट हो गया, और उसने अन्य धातुओं का उपयोग शुरू कर दिया। और ताम्र के साथ जब उसने टिन को मिलाकर देखा तो तुलनात्मक रूप से एक मजबूत धातु बनकर आई जिसका नाम था कांसा। और इस कांसे से संबंधित जो युग, जो भारतीय इतिहास की दृष्टि से हम लोग जानते हैं, उसे कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। और इसी कांस्य युग को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। काफी लोग बड़ा विवाद करते हैं इस मुद्दे पर, बड़ा प्रश्न रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र सभ्यता या कांस्य सभ्यता। तो बहुत डेफिनेट सी बात यह है कि यदि वहां पर ऑप्शंस में आपको कांस्य मिलेगा तो ये कांस्य सभ्यता है, क्योंकि कांस्य का उपयोग इन्होंने किया है। और यदि ऑप्शन में कांस्य नहीं मिलता है तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जानी जाएगी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभिक संदर्भ हमें यहाँ पर देख लेना है। यहीं पर कुछ और बातचीत हम कर लेते हैं कि यहां तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य का जो विकास क्रम है वो एक नगरीय सभ्यता की ओर हो गया। नगरीय सभ्यता कहने से अभिप्राय क्या है कि इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि पाषाण काल के अंदर मनुष्य ने पशुपालन सीखा, उसके बाद उसने कृषि को सीखा, और जब वो कृषि के अधिशेष की अवस्था में चला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये, एक विकास क्रम है ये भी, कि आर्थिक विकास आप किस दृष्टि से करते हैं, किस तरह से करते हैं। पशुपालन के माध्यम से आपने कृषि की, और कृषि का जब आपके पास अधिशेष हो गया, अधिशेष का मतलब आपके पास बहुत सारा खाद्यान्न हो गया, आप थोड़ा सा बेटर कंडीशन में आ गए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ स्थिति में आने लगे, तो इसके बाद व्यापार की अवस्थाएं शुरू होती हैं जिन्हें हम नगरीकरण के नाम से जानते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह विकास क्रम केवल एक बार नहीं, भारतीय इतिहास में 2 बार देखने को मिलता है। जहां पर हम ऋग्वेद काल को पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, तो वहां हम फिर से पशुपालन की तरफ मनुष्य को देखेंगे। उसके बाद जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो वहां पुनः कृषि दिखाई देगी मुख्य व्यवसाय के रूप में। और इसके बाद वाला जो युग है जिसे हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं, वहां पर फिर एक और नगरीकरण की सभ्यता विकसित हो जाएगी, और यहाँ मनुष्य करेगा व्यापार। और जैसा कि मैं यहाँ बता रहा हूं, तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता भी नगरीकरण की सभ्यता है, और यहाँ पर भी मनुष्य करेगा व्यापार, अर्थात पशुपालन, कृषि और फिर व्यापार। अधिशेष की वजह से नगरीकरण होगा, मनुष्य विकसित हो जाएगा, बहुत
अपने आप को विकसित सभ्यता में लेकर चला जाएगा और वहां पर मनुष्य जो है वो व्यापार के माध्यम से अपने आप को विकसित करने का, बेहतर करने का कोशिश करेगा। अर्थात आर्थिक क्रियाओं में भी परिवर्तन या विकास का क्रम यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास का या भारतीय उपनिवेश में उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये विकास क्रम भी आपको जानना है। तांबा, तांबे के बाद टिन के साथ कांसा, और ये कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ और जानकारियों को संकलित कर लेते हैं। पहले तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बहुत काम पड़ने वाला है इन लोगों से जिनकी पुस्तकें यहाँ पर काम आती है, और हमसे एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा प्रश्न इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बताएं, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट का नाम संभवतः आपने सुना होगा। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक 2 स्थलों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में कहा था कि ये जुड़वा राजधानियां हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं ये। इसके बाद गार्डन चाइल्ड की बात करते हैं। गार्डन चाइल्ड जिन्होंने आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बातचीत को महत्व दिया या आर्यों के द्वारा यहाँ आक्रमण की बात को स्वीकार किया है बाद में, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसके बाद फेयर सर्विस, थोड़ा थोड़ा संदर्भ में आपको इनका बता रहा हूँ। फेयर सर्विस ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो आरंभिक दौर है उसको बलूची संस्कृतियों से या बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृतियों से उद्भव या विकसित बताया है। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, जैसे आप कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के मूल आधार या मूल बातें, ये रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया फेयर सर्विस की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा जॉन मार्शल का नाम, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नाम दिया, आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल ने किया। और ये तात्कालिक भारतीय पुरातत्व विभाग जो था उसके महानिदेशक थे। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक यहाँ पर हम दर्ज कराएंगे, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता, इस तरह की पुस्तक किसकी है, जॉन मार्शल की है। ये भी बहुत फेमस रहे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं व्हीलर की सिविलाइजेशन। व्हीलर की पुस्तक है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन माने सभ्यता ऑफ द इंडस वैली, ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, डी कौशाम्बी की। कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में सभ्यता और संस्कृति, ये पुस्तक है डी कौशाम्बी की। तो आपको ये सभी पुस्तकें कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है, क्योंकि बड़े एग्जाम्स में तो पूछा जाता है। आजकल एग्जाम्स में आप बड़ा और छोटा कर नहीं पाते हैं,
तो ऐसी स्थितियां होती है कि जहां पर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो पिगट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया, गार्डन चाइल्ड की व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, फेयर सर्विस की रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, व्हीलर सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, डीडी कौशाम्बी कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंशिएंट इंडिया। तो इन सभी पुस्तकों के बारे में आपको हल्का हल्का सा नाम ध्यान रखना है ताकि किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम इसके बारे में बात कर सके, बता सके। चलिए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक संदर्भ की। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहने से क्या अभिप्राय है? भारत में, यूं कहिए कि पश्चिमी भारत में हमें कुछ प्रमाण मिले प्रारंभ में, और ये प्रमाण जो मिले तो आपको बताएं सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर मिले, और यही वो कारण है जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण की ओर हम चले गए। इस कहानी को शुरू से लेकर चलते हैं। आपको बताएं 1826 में एक अंग्रेज अधिकारी थे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त किए हड़प्पा से। हड़प्पा कहां पर है? वर्तमान पाकिस्तान में है, साहिवाल जिले में। यहां से इन्होंने कुछ प्रमाण प्राप्त किए, परंतु उस समय जैसा कि आप जानते हैं भारत गुलाम था, भारत स्वतंत्र नहीं था, तो इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा गया, इसके महत्व पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाला जा सका। 1856 में क्या हुआ वो हम देखें। आपको पता है कि 1853 में भारतीय रेलवे का विकास क्रम आरंभ हो गया। पहली रेल जहां हम स्टार्ट करने की बात करते हैं 1853 में, तो 1856 तक विकास क्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में जॉन और विलियम बर्टन, दो भाई थे, जॉन और विलियम बर्टन, इन दोनों ने कराची और लाहौर के बीच में रेलवे की खुदाई का काम चल रहा था, रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था, और वहां पर इन्होंने इस सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारी ईंटें प्राप्त की। और आपको बताएं कि इनके लिए इस बात की कोई कीमत नहीं है कि यहाँ कोई सभ्यता है या उसका कोई महत्व हो सकता है, तो इन्होंने उन ईंटों का उपयोग रेल लाइन में ही बिछाने में कर दिया। तो ये दूसरे वो प्रमाण माने जा सकते हैं जहां पर जानकारियां सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मिली, परंतु उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दी गई। कनिंघम इसके आरंभिक महानिदेशक थे। इन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया इस ओर कि शायद इस सभ्यता से संबंधित कुछ और जानकारियां मिल पाए, परंतु बहुत ज्यादा काम नहीं हो सका, और ये काम आरंभ हुआ 1921 में जॉन मार्शल के दौर में। जॉन मार्शल जो थे वो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे इस समय, और इन्होंने प्रेरित किया भारतीय पुरातत्ववेताओं को, इतिहासज्ञों को, कि भारत में एक ऐसी पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें उसके बारे में उत्खनन करना चाहिए, जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के उस पहले स्थल की खुदाई का काम स्टार्ट कराया। कौन सा पहला स्थल? हड़प्पा, जो रावी नदी के तट पर था और साहिवाल जिले में था, पाकिस्तान क्षेत्र में। तो सबसे पहली खुदाई का काम किसने कराया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिस्कस कर लेते हैं, बाद में दिक्कत आती है। कई बार ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के या हड़प्पा स्थल के प्रारंभिक अवशेषों की जानकारी किसने दी? तो किसने दी? तो चार्ल्स मैसन। या हड़प्पा सभ्यता की प्रारंभिक खोज किसने की? तो चार्ल्स मैसन। यदि चार्ल्स मैसन आपके पास ऑप्शन में है, और यदि नहीं है तो फिर आप खोजकर्ता और उत्खनन करता दोनों राय बहादुर दयाराम साहनी को मान सकते हैं। 1922 में एक और स्थल की खोज की गई, खुदाई की गई, और ये कार्य किया राखल दास बनर्जी ने, और इन्होंने जो महत्वपूर्ण स्थल खोजा उसका नाम था मोहनजोदड़ो वाला जो स्थल है ये भी उसी पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है,
और ये सिंधु नदी के तट पर। पहला हड़प्पा जो था ये रावी नदी के तट पर, और हम बात कर रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य और खोज का कार्य कहाँ किया गया, तो ये किया गया सिंधु नदी के तट पर। अब ये दोनों ही स्थल यदि आप देखेंगे इस पिक्चर में, तो कहीं पर ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हैं, और इस वजह से जॉन मार्शल बड़े उत्साहित थे। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में इसका प्रकाशन कराया, और प्रकाशन के बाद क्या डिसाइड किया उन्होंने इसका नामकरण डिसाइड कर दिया, जिसे कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण किसने किया, तो किसने किया, जॉन मार्शल ने किया। यहीं पर हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कुछ और नामों के बारे में। व्हीलर ने इसे सिंधु सभ्यता कहा है, सिंधु सभ्यता। जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। एमआर मुगल इन्होंने वृहत सिंधु सभ्यता कहा इसे। क्या नाम दिया इन्होंने, वृहत या बृहत्तर कह सकते हैं, बृहत्तर सिंधु सभ्यता। एमआर मुगल ने इसका नामकरण किया, और गार्डन चाइल्ड ने प्रथम नगरीय सभ्यता कहा। तो ये इसके विभिन्न नाम दोहराए गए, सिंधु सभ्यता, व्हीलर, सिंधु घाटी सभ्यता, मार्शल, एमआर मुगल, वृहत्तर सिंधु सभ्यता, गार्डन चाइल्ड ने प्रथम नगरीय सभ्यता। तो इस तरह के नामकरण यहाँ पर हमें डिस्कस करने। अब प्रश्न कहाँ आगे विपरीत हो गया, जब इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोज खुदाई लगातार जारी रही, और देखते ही देखते एक ऐसा पारावार आया, एक ऐसी बढ़त आई जहां पर इसके प्रमाण हमें उत्तर प्रदेश में भी मिले, हरियाणा में भी मिले, पंजाब में और कश्मीर में भी मिले, गुजरात में बहुत सारे स्थान मिले, यहाँ पर बलूचिस्तान क्षेत्र में बहुत मिला, और लास्ट में महाराष्ट्र तक जब पहुंच गए तो इस बात पर प्रश्न उठाया गया कि क्या इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखना उचित है। क्या ये वास्तव में सिंधु नदी के क्षेत्र में ही विकसित है, या इसे अब दूसरी नदियों के किनारे होने के कारण अलग नाम से भी बुलाया जाना चाहिए। और डिस्कशन के बाद ये सोचा गया कि इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जा सकता है। बहुत सारी बातें की गई, परंतु एक ऐसा नाम और विकसित किया गया जो एक परमानेंट नेम हो सकता है, हड़प्पा सभ्यता। इसे किस नाम से बुलाया जाने लगा, हड़प्पा सभ्यता। कारण क्या है, क्योंकि पहला स्थल कभी चेंज नहीं होगा जहां से खुदाई हुई, खोज हुई, और हड़प्पा सभ्यता भी हम इसे कह सकते हैं, बुला सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस बारे में कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन सरस्वती का जो क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है, उसमें बहुत ज्यादा संकेंद्रण मिला है, और इस वजह से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो ये हुई सामान्य और प्रारंभिक जानकारी कि कैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक दौर को समझ पा रहे हैं, विकास क्रम को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हमने खुदाई के माध्यम से भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी को अपने साथ जोड़ लिया। अब बढ़ते हैं बातचीत में आगे, और हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और उसकी कुछ विशेषताएं। कुछ सामान्य विशेषताओं की बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्पेसिफिक कुछ एरियाज की, कुछ क्षेत्रों की। और चलिए, सबसे पहले हम विस्तार की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को हम इस चौराहे से समझेंगे, जहां पर सबसे उत्तर में जो स्थल है उसका नाम है मांडा, और ये कहाँ पाया गया, जम्मू कश्मीर राज्य में, तात्कालिक जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी के तट पर। आपसे नदी का नाम पूछा जा सकता है, सबसे उत्तरी स्थल पूछा जा सकता है, तो सबसे नॉर्दर्न एरिया जो है वो मांडा। दक्षिण में चले आइए, दयमाबाद या दायमाबाद कह देते हैं, ये गोदावरी की एक सहायक नदी प्रवरा के तट पर है, और राज्य का नाम यहाँ पर महाराष्ट्र। इसका मतलब कहां से कहां तक, जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक विस्तार है, उत्तर दक्षिण। पूर्व में चले आइए, यहाँ पर स्थान है आलमगीरपुर, और ये हिंडन नदी के तट पर है, और ये यूपी में है।
उत्तर प्रदेश में। चले आइए पश्चिम की ओर, यहाँ हम पहुंच जाते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अंदर आपको बताएं सुट कजेन डोर, जिसे सुट कांगे डोर भी कह देते हैं, ये दाश्त नदी के तट पर और बलूचिस्तान में है, ये बलूचिस्तान क्षेत्र में है। तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की इसकी विस्तार है। अब यदि हम इसकी लंबाई चौड़ाई को एक मोटे तौर पर देखने की कोशिश करें तो इसका पूर्व पश्चिम जो विस्तार है वो लगभग 1600 किलोमीटर, और उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है वो लगभग 1400 किलोमीटर माना जाता है। ये 1400 किलोमीटर और ये 1600 किलोमीटर। और यदि कोई कभी प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि कितना विस्तार है, तो इसे अलग अलग समय पर विस्तार बदलता रहता है, क्योंकि नए नए क्षेत्र मिलते रहे हैं, तो आप उसको एक डेफिनेटली नहीं कह सकते, परंतु 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक इसके विस्तार को आज स्वीकार किया जाता है। लगभग 2,500 से 3,000 क्षेत्रों के बारे में जानकारियां प्राप्त हो चुकी है, बहुत सारे स्थलों की खुदाई हो चुकी है, तो इसका विस्तार क्षेत्र काफी बड़ा है और बहुत सारी जानकारियां धीरे धीरे हमारे पास पहुंच रही है। चलिए, ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। इस विस्तार क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इस दौर का एक आकलन करना, कि कहां से कहां तक हम माने कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। बहुत सारे विचार आए, बहुत सारी खोजें हुई, कार्बन डेटिंग से भी ढूंढने की कोशिश की गई, परंतु निष्कर्ष तौर पर एक सामान्य सा समय निकाल लिया गया कि हाँ, ये इसका मैक्सिमम टाइम है, इसका सर्वश्रेष्ठ समय है, और उस समय को स्वीकार कर लिया गया। 2350 से 1750 के बीच का ईसा पूर्व में स्वीकार कर लिया गया। परंतु विचार बहुत सारे हैं, और हमसे कई बार यही पूछा जाता है कि किसने किस विस्तार क्षेत्र को, विस्तार समय अवधि को बताया है, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माधव स्वरूप वत्स। मैं यहाँ पर काल लिख देता हूँ या समय निर्धारण लिख देता हूँ, और सबसे पहले बात कर रहा हूँ माधव स्वरूप वत्स की। माधव स्वरूप वत्स ने इसका समय 3500 से 2700 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित करने की कोशिश की। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी बातचीत कर लेते हैं जॉन मार्शल के बारे में। और जॉन मार्शल ने जो इसका समय दिया है वो 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व के मध्य। मतलब हम इसको यूं भी समझें कि ये मान रहे हैं कि 800 वर्षों तक मुख्य अवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और ये जॉन मार्शल जो है वो केवल 500 वर्ष में ही इसे समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्नेस्ट मैके ने इसका समय 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित करने की कोशिश की। हम थोड़ा सा इसको क्रमानुसार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की प्रयास कर रहे हैं कि 3500 से 2700 से थोड़ा सा कम 3250 से 2750 किसने कहा, माधव, मार्शल, मैके। इस तरह से हम इसको सिस्टमेटिक करने की कोशिश करेंगे, और घटते क्रम में हम ये सारी बातचीत को यहाँ पर समाहित कर रहे हैं। इसके बाद पिगट और व्हीलर, इन लोगों का विचार इनसे कुछ अलग था, और इन्होंने कहा कि ये 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य कहीं निर्धारित होता है। हालांकि आपको बता दें कि जो कार्बन डेटिंग प्रणाली से ज्यादातर अवशेषों की बात की जाए तो वो कहीं 2500 से 1500 के बीच में ही निर्धारित करते हैं। तो ये बहुत नजदीक है उस बातचीत के पिगट और व्हीलर पर। ये ड्यूरेशन बहुत बड़ा है। ड्यूरेशन बड़ा है मीन्स इन्होंने 1000 वर्ष का समय दे दिया, और 1000 वर्ष की सभ्यता, इसको हर जगह पर 1000 वर्ष के दौरान मानना ठीक नहीं लगता है। इस वजह से इसको थोड़ा संक्षेप करते हुए रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल, इन लोगों ने थोड़ा सा इसे और भी नजदीक कर दिया है। जो मुख्य समय है, जो सबसे ज्यादा पराकाष्ठा का समय है, वो निर्धारित करने की कोशिश की है, और वो है 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। यदि हम आज परीक्षा की दृष्टि से, भारतीय संदर्भ की दृष्टि से बात करें तो इस मत को सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाता है।
रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल का जो मत है, इसे सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाता है कि इसका जो पराकाष्ठा समय, ऐसा समय जब लगभग सभी स्थानों पर, जो भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, जो भी स्थान मिले हैं, वहां पर सर्वश्रेष्ठ समय जो है सभ्यता का, वो लगभग ये माना जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत 3500 से भी मिल जाती है, 3500 ईसा पूर्व से भी मिल जाती है, और इसके बाद तक भी 1750 के बाद तक भी इसके प्रमाण हमें कुछ स्थानों से मिलते हैं। परंतु ये स्थान, ये जो टाइमिंग है, इस टाइम को आप इसका मिड मैक्सिमम इम्पोर्टेंट टाइम के रूप में मान सकते हैं। तो ये बहुत स्वीकार किया जाता है परीक्षा की दृष्टि से, और कार्बन डेटिंग कहीं 2500 से 1500 के आसपास की बात करता है। तो ये हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निर्धारण का एक चार्ट, जिसमें विभिन्न इतिहासकारों के, पुरातत्ववेताओं के विचार हमने साझा किए।